डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। MTH603 क्विज नंबर 1 है जिसको मैंने सॉल्व कर लिया है। अब जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करना है ताकि अगर ये वाले क्वेश्चन आ जाएं या वैल्यूज़ चेंज करके कोई क्वेश्चन दे दे तो आप लोग आसानी से उसे सॉल्व कर सकें, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्विज नंबर 2 जो है वो पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ। क्विज नंबर 2 का लिंक जो है वो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Which of the following system of equation is diagonally dominant? पहले तो आप समझ लें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये है ना, इसमें ये 2x ये डायगोनल एलिमेंट है, नीचे ये y जो है ये डायगोनल एलिमेंट है, और 9z जो है ये डायगोनल एलिमेंट है। यानी जो टेढ़ी लाइन में होते हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। और डायगोनली डोमिनेंट का मतलब होता है कि डायगोनल एलिमेंट जो है अपने ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के सम से बड़ा होना चाहिए। जैसे ये देखें 2 है, ये डायगोनल है, और 13 और 5 ये ऑफ डायगोनल है यानी नॉन डायगोनल। 13 और 5 18, ये 2 इससे छोटा है, तो लिहाजा ये डायगोनली डोमिनेंट फर्स्ट रो है ही नहीं। ठीक है, y है 1 है, जबकि 8 और इधर 1 जो है ये 7 बनता है, तो ये y1 जो है ये भी छोटा है, ये भी डोमिनेंट नहीं है। और ये देखिए ये डोमिनेंट है रो नंबर 3 9, लेकिन तीनों को होना चाहिए ना, तीनों एलिमेंट्स डोमिनेंट होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हमारा ये है। ये देखें 8 जो है ये y1 और z1, 1 और 1 2 जमा भी कर दें फिर भी 8 बड़ा आता है। 13 जो है 5 और 2 7 जमा भी कर दें फिर भी 13 बड़ा ही आता है। इसी तरह 9 बड़ा है 2 जमा 1 से। ठीक है, ये पूरी का पूरा सिस्टम जो है ये डायगोनली डोमिनेंट है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने डायगोनल एलिमेंट्स को देखना है, ये बड़े होने चाहिए अपनी ही रो के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स से। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकॉन्सिस्टेंट देन इट मीन्स दैट इट हैज़। अच्छा, क्वेश्चन आपको दो तरह से आ सकता है, इनकॉन्सिस्टेंट भी कह सकते हैं और कॉन्सिस्टेंट भी कह सकते हैं। अगर इनकॉन्सिस्टेंट है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट एन इटरेटिव मेथड? ये है गॉस जॉर्डन मेथड जो है ये इटरेटिव मेथड नहीं है, ये डायरेक्ट मेथड है। ये तीनों इटरेटिव मेथड है। इसी बहाने आप इटरेटिव मेथड्स के नाम याद कर लें, डायरेक्ट मेथड का भी नाम याद कर लें। बाज़-औक़ात क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई भी 2 इटरेटिव मेथड्स के नाम लिखें। गॉस जॉर्डन मेथड इज सिमिलर टू गॉस एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड पहले आता है और उसके बाद आता है जॉर्डन मेथड, तो ये दोनों एक दूसरे की मिलते जुलते हैं दोनों। उसके बाद हाँ जी, इस पे आ जाएं। क्या कह रहा है? स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट। अब बताएं इनमें से डायगोनली डोमिनेंट कौन सी है? आप देख लें, ये 9 है, 5 जमा 3 जमा भी कर लें 8, 9 8 से बड़ा है। अब ये डायगोनल एलिमेंट है 12, तो देख लें 5 और 1 6, 6 से बड़ा है। ये 7 है, ये 4 और 2 से बड़ा है। ठीक है, बाकी चेक कर लें, बाकी कोई भी नहीं है सिस्टम। इसी तरह इस पे आ जाएं। अब इसमें देखिए, यूजिंग द रिलैक्सेशन मेथड फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, और ये है 0 0 0 पे, इनिशियल वेक्टर 0 0 पे। कह रहा जी आप बताएं इसके रेजिडल्स जो हैं वो कौन से होंगे, यानी R1 R2 R3। फर्स्ट रो वाला R1 होता है, सेकंड वाला R2 होता है, और थर्ड वाला R3 होता है। और आप याद रखें इनके जो कांस्टेंट होते हैं ना, कांस्टेंट टर्म्स, अगर इनिशियल वेक्टर 0 0 हो तो कांस्टेंट टर्म्स जो हैं यही R की वैल्यूज होती हैं। R1 की वैल्यू 5, R2 की वैल्यू 9 और R3 की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, ये देखिए 5 9 और 2। इसमें कह रहा है फॉर द सिस्टम दिस एंड दिस इक्वेशन, और इफ द इटरेटिव सोल्यूशन इज 0 0 एंड dxi इज इक्वल टू 2 इज द इंक्रीमेंट इन y। कह रहा जी ये 2 इंक्रीमेंट जो है ना ये y में कर दें। स्टार्ट में क्या है 0 0, x भी 0 y भी 0, और 2 इंक्रीमेंट यानी 2 का इजाफा कर दें y में, तो फिर इनमें से नेक्स्ट इटरेशन कौन सी होगी?
अब देखिए फर्स्ट इटरेशन तो ये है ना 0 0, अगर y में इंक्रीमेंट कर दें 2 तो ये आ गया 0 2 0 2, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। इन जैकोबीज मेथड वी अज्यूम दैट द डैश एलिमेंट्स डू नॉट वैनिश। डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं जैकोबीज मेथड में वैनिश नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, ठीक है। ऑफ डायगोनल जो है ना वो वैनिश हो जाते हैं। अब ये है, शायद आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये a की वैल्यू है, ये a इन्वर्स की वैल्यू है। वो कह रहा है a इंटू ए इन्वर्स फाइंड आउट करें, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और जो भी आंसर आएगा इनमें से चेक कर लें कोई एक होगा। ये आपको रफ अमल में करना ही पड़ेगा, ठीक है। इनको ये रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और दरमियान में प्लस का साइन आता है। ये काम आप लोग कीजिएगा। विच द सिस्टम, हाँ जी, डायगनली डोमिनेंट। अब ये डायगनली डोमिनेंट कैसे है, ऊपर वाला मैंने आपको बता दिया था, ये आपने खुद चेक कर लेना। अब ये सही तरह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताऊं, उसने कहा है कि बताएं जी इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो अब कैसे, क्या कौन सा स्टेप परफॉर्म करेंगे। ये देखें, इसमें 1 1 1, ये नीचे 0 0 आ रहे हैं, ये भी 0 0 है, सिर्फ यहाँ 3/4 है। 3/4 यहाँ पे 0 लाना है। तो सीधी सी बात है, जिस रो पे ऑपरेशन करना हो ना वो पहले लिखी जाती है। ये R1 पहले लिखा हुआ है। अगर हम R2 को 3/4 यानी 3/4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 3/4 ये प्लस का और नीचे वाले का 3/4 माइनस का, ये आपस में कट के 0 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर बन रहा है R1 माइनस 3/4 R2, यहाँ 0 आ जाता है अगर ये वाला काम करें तो। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट एज। अच्छा ये देख लें, ये डायगोनली डोमिनेंट क्यों नहीं है, ये देखिए मैंने लिख दिया है 2x + 3y = 6 है, x + 4y = 5 है। अब आपको पता है ये डायगोनल एलिमेंट है 2x वाला, तो 2x वाला जो है ये नॉन ऑफ डायगोनल से बड़ा होना चाहिए ना, यानी 2 3 से छोटा है। अगर यहाँ वैल्यू बड़ी होती तो फिर डायगोनली डोमिनेंट होता, क्योंकि ये भी 4y जो है ये डायगोनल एलिमेंट है, ये x 1 वाले से बड़ा है। ये तो ओके है लेकिन ये ओके नहीं है, लिहाजा ये क्यों नहीं है, क्योंकि 2 इज लेस देन 3, 2 3 से छोटा है, इसलिए ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। In dash method, a system is reduced to an equivalent diagonal form using रो, ये याद करने वाला, ये गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड चलता है। उसके बाद जी गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन मेथड्स आर पॉपुलर अमंग मैनी मेथड्स फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये दोनों मेथड्स जो है ना इनमें इनवर्स ही फाइंड आउट करते हैं, और आपको याद है हम सिस्टम को लिखते हैं और उसके आगे जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। इन दोनों में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं और हम रोज और कॉलम रोज ऑपरेशंस करते हैं और इनवर्स निकालते हैं। फुल पाइवेटिंग इनफैक्ट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन पार्शियल पाइवेटिंग। फुल पाइवेटिंग होता है कि जो आपने आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी होती है ना, और जो आपकी रियल मैट्रिक्स होती है उसको फुल आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना होता है, तो फिर ज़्यादा स्टेप ज़्यादा करने पड़ते हैं, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फुल पाइवेटिंग मीन फुल पूरी की पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना, और पार्शियल पाइवेटिंग का मतलब होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बना देना, यानी नीचे ही 0 0 लेके आना। If the determinant of a matrix A is not equal to 0, हाँ जी, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, ठीक है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन, तो तब उसका कोई ना कोई यूनिक सोल्यूशन निकल आता है। आपको पता है डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो हम उसका इन्वर्स वगैरह निकाल के तो x और y की वैल्यूज निकाल देते हैं। ये है जी when the condition of diagonal dominance becomes true in Jacobi's method, then it means that the method is convergent। कन्वर्जेंट का मतलब पता क्या होता है, रियल सॉल्यूशन के करीब तरीन जाना। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। आप क्या कह रहे हैं, फर्स्ट रो ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, फर्स्ट रो की वैल्यू क्या होगी,
अब ये देखें ये वाली है ना, ये फर्स्ट रो है, इसमें x की वैल्यू क्या है 2, y नहीं है, अगर नहीं है तो वो क्या होगा 0, z के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, यानी 2 0 1, और आगे क्या है 4, फर्स्ट रो, ये देखेंगे 2 0 1 एंड 4, ठीक। अब कह रहा है जी किस वजह की बुनियाद पर एल यू डिकम्पोजिशन जो है ना वो पॉसिबल नहीं है इन इक्वेशंस की। अब ज़रा देखें x प्लस वाई है, इधर भी x प्लस वाई है, x की वैल्यू भी वही है, y की वैल्यू भी यही है, इधर भी इसमें x की कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम है, यानी सारे के सारे इक्वलेंट हैं, इक्वलेंट हैं, इसलिए एल यू की डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। ऑल आर इक्वलेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, कह रहा जी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड द इनवर्स। कह रहा जी हमने इनवर्स निकालना हो ना वो जैकोबिस मेथड और जॉर्डन मेथड के जरिए, तो कह रहा है कि जी आप जो रियल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है उसको किसके साथ मिलाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। पता ना, मैट्रिक्स लिखते हैं और उसके आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लां 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 ट्रांसफॉर्मेशन, ये ऑलरेडी हमारा जा चुका है, सॉरी नहीं गया ये। Which of the following is the meaning of partial pivoting? कह रहा जी while employing the row transformation, जी making the largest element as pivot. Gaussian elimination method fails if any one of the pivot elements becomes zero. अगर pivot element में से कोई भी zero हो जाए तो ये मेथड फेल हो जाता है। उसके लिए करना ये होता है कि हम रो को ऊपर नीचे ट्रांसफर कर देते हैं ताकि पाइवट एलिमेंट जो है ना वो जीरो ना आए। ये देखें जी हैज डैश सॉल्यूशंस, ना तो x की वैल्यू कोई है ना y की वैल्यू है, दोनों में से किसी की वैल्यू नहीं है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर यहाँ जस्ट लिखा होता ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बनने थे, इनफाइनाइट मैनी, अगर यहाँ 0 0 ना होता तो। ये है जी, ये नज़र ही नहीं आ रहा, वैसे ये ए है, ए इनवर्स निकालना है, ये मैंने नहीं लगाया निशान, मुझे सही तरह वैल्यूज नहीं नज़र आ रही थी। ये फिर वही आ गया दोबारा से, मेकिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट एज पाइवट। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज डायगनली डोमिनेंट। डायगनली डोमिनेंट मैंने समझा दिया, निशान लगा दिया, खुद देखेंगे। गॉस सीडल मेथड इज सिमिलर टू जैकोबिस मेथड, ये सीडल मेथड जैकोबिस मेथड से मिलता जुलता है। आपने याद रखना है एस जे आपस में सिमिलर हैं, और वो दूसरा जो था ना सिमिलर था, वो जो ऊपर गया था वो था गॉस एलिमिनेशन मेथड और जॉर्डन मेथड, ये दोनों सिमिलर थे। ये देखें जी while solving the system of three linear equations in three variables by Jacobi's method, the first approximate solution is necessary to be taken as 0 0 0। जी बिल्कुल, जो फर्स्ट सोल्यूशन जो है ना वो तीनों को 0 0 लेते हैं तो तब निकलता है। अब ये है जी हमारे पास इक्वेशन, कह रहा जी गॉस सीडल मेथड, which of the following is the first iterative solution for the system x minus y is equal to 1, x plus y is equal to 4। अच्छा जी, आप इस पे वो गॉस सीडल मेथड अप्लाई करके देख लें, मैंने अप्लाई करके आंसर निकाल के देखा है 1 और 0.575 आता है, आप भी चेक कर लीजिएगा जी। दैट द डायगोनल एलिमेंट्स डज नॉट वैनिश, एलिमेंट्स डू नॉट वैनिश, इसने डज नॉट लिखा हुआ है, चलो खैर इन्हें कुछ माफ़ी है ना, सानू नहीं माफ़ी देंगे वीडियो वाले। अच्छा जी, ये नज़र नहीं आ रहा, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, ये जो कांस्टेंट होते हैं पहला R1 की वैल्यू, दूसरा R2 की वैल्यू और तीसरा R3 की वैल्यू होती है, ओके। उसके बाद है जी डायगनली डोमिनेंट, नहीं समझाने वाला, आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वाला ये वाला ये वाला अपनी अपनी रोज के बाकी एलिमेंट से के सम से बड़े होने चाहिए।
अच्छा जी, ये क्वेश्चन दे दिया आपको। वो कह रहा है जी डायगनली डोमिनेंट बना के दिखाएं, बताएं क्या कौन सी अरेंजमेंट डायगनली डोमिनेंट है। अब देखें, पहला एक्स वाला दूसरों से बड़ा होना चाहिए, फिर वाई वाला बाकी दोनों से बड़ा होना चाहिए, फिर जेड वाला बाकी दोनों से बड़ा होना चाहिए। चेक कर लें, ये डायगनली डोमिनेंट, ये तरतीब जो है ना डायगनली डोमिनेंट है। हाँ जी, ए इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी, कह रहा है ए बी के इनवर्स के बराबर है, तो बी जो है ए इनवर्स के बराबर है। ए बी जो है आइडेंट, यानी दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ए और बी नॉन सिंगुलर हैं। ये सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट एन इटरेटिव मेथड, डायरेक्ट मेथड इनमें से कौन सा है, ये वाला, बाकी सारे इटरेटिव हैं। उसके बाद ये है, इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालना है तो पता नहीं, मैंने निकाल के देखा था, मुझे याद नहीं। इसका आपने सबसे पहले वो निकालना है डिटर्मिनेंट, फिर एडजॉइंट निकालना है, और उसके बाद फिर इन्वर्स का फार्मूला लगाना है। ये आप खुद करेंगे। ना समझ आई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे दूंगा। अच्छा जी, ये वाला जो है न्यूमेरिकली सर्च लार्जेस्ट एलिमेंट, ये रट्टा लगाने वाली चीज़। उसके बाद जी कह रहा है वाइल सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय गॉस जॉर्डन मेथड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द पार्शियल पाइवटिंग इज एसेंशियल व्हेन पाइवट्स आर जीरो। देखिए ऊपर बताया था ना मैंने कि अगर पाइवट्स एलिमेंट जीरो हो जाए तो मेथड हो जाता है फेल। तो मेथड फेल होने से बचाने के लिए आप क्या करते हैं, पाइवट एलिमेंट्स जो है ना अगर ज़ीरो आ जाएं तो आप रोज़ को ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है, उनको इंटरचेंज कर लेते हैं ताकि पाइवट एलिमेंट ज़ीरो ना आए। उसके बाद इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में फर्स्ट इटरेशन क्या होगी 0 0 पे। अब देखिए, इसमें गॉस सीडल मेथड है, और उसमें होता पता क्या है, पहले x की वैल्यू होती है, फिर y की वैल्यू, फिर z की वैल्यू। x को इधर रखना है, बाकी सबको उठा के इस तरफ ले जाना है। x बराबर आ जाएगा 3 माइनस 2y माइनस 2z, और ये कांस्टेंट जो है ना 3, ये आपकी x की वैल्यू निकलेगी। x बराबर आ गया 3। अब y जो है, y को इधर रखना है, बाकी सबको उठा के इस तरफ ले जाना है, तो आएगा 2 माइनस एक्स माइनस 3z बराबर 3y। तो y से 3 को ख़त्म करना हो तो 3 पे तकसीम करेंगे, तो 3 को दोनों साइडों पे तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 3y/3 इज इक्वल टू 2/3, आगे माइनस x/3 माइनस 3z/3। तो 2/3 जो है ये y की वैल्यू होगी, ठीक है। और इसी तरह z की वैल्यू जो है ये 5, इधर 5z इधर रहेगा, बाकी सारे इधर से रह जाएंगे। तो 5 को ख़त्म करना हो तो 5 पे डिवाइड कर देंगे, अगर इस तरफ डिवाइड करेंगे तो इस तरफ जो तीनों चीज़ें हैं इनको भी डिवाइड करने पड़ेगा। तो 5 2/5 ये आ जाएगी z की वैल्यू, ठीक है। 3 2/3 जो भी y के साथ वैल्यू है, और ये 2/5, 3 2/3 2/5, ठीक है जी। ये आ गया जी, ये आ गया, ये देख लें, मैंने ऊपर बताया था ना आपको, पहले x की वैल्यू, दूसरे में से y की वैल्यू, तीसरे में से z की वैल्यू, ये देखें निकाली हुई इन्होंने, ये देखें, ये देख लें, ठीक है जी। ये वही चीज़ है सेम। तो x 3 आ जाएगा, y आ जाएगा 3/2, और z आ जाएगा 2/5। ये 3 2/3 2/5, क्लियर। आगे मूव करते हैं। While using relaxation method, which of the following is the largest residual for first iteration फ्लां 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 फ्लां। अच्छा जी, अब देखिए फर्स्ट इटरेशन में लार्जेस्ट रेजिडल कौन सा होगा। अब रेजिडल जो है ना वो मैंने आपको बताया था, ये कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, कांस्टेंट टर्म्स -4 और 1, ये दोनों रेजिडल्स हैं। अब आप कहेंगे कि ये -4 तो छोटा है, 1 लार्जेस्ट है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, जब हम रेजिडल निकालते हैं ना तो माइनस के साइन को इग्नोर कर देते हैं। अब फर्ज करें जी माइनस के साइन को इग्नोर कर दिया, तो ये क्या है 4 और ये क्या है 1, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, ये 4 वाला, यानी
-4 जो है ये बड़ा है। ठीक है, समझ आ गई बात की? दोनों में -4 बड़ा है, यानी माइनस तो वैसे लिखा हुआ है ना, 4 इज लार्जेस्ट रेसिड्यू। ओके, कोई भी वैल्यू आ गई आप चेक कर लेना। गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन मेथड पॉपुलर अमंग द मेथड फॉर फाइंडिंग द इनवर्स, पहले चला गया है। ये देखें जी, द लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ पे ना x 0 है ना y 0 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। पता नहीं कितने ज़्यादा वैल्यूज़ आप x की पुट करते जाएं, y की वैल्यूज़ निकलती आएंगी, y की पुट करती जाएं, x की वैल्यू निकलती आएंगी, तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस इसके निकलते आएंगे, ख़त्म ही नहीं हो सकते। ये है, इसमें कह रहा है जी लीनियर इक्वेशन 3x3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ऑर्डर्स ऑफ इट्स डीकम्पोज मैट्रिसेस L एंड U। अगर 3x3 की मैट्रिक्स आ जाए ना, ये मेरा ख्याल है वो क्राउड्स मेथड है, शायद वही है, मेरे ज़हन से नाम निकल गया। अच्छा, उसमें दो मैट्रिसेस बनती हैं, एक L वाली है, एक U वाली। 3x3 वाली की जो दो मैट्रिक्स बनती है ना, वो भी 3x3 वाली ही होती है। ठीक है जी, L वाली भी 3x3 वाली भी होती है और U वाली भी 3x3 वाली ही होती है। ये ज़रब है, खुद करेंगे। While using fla Jacob's method 0 with the first approximate solution, then which of the following is the second approximate solution। देख रहे मैंने निकाल दिया हुआ है, ये देखिए जी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, यानी अगर इस तरफ ले लें तो y की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 3 प्लस एक्स आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब फर्स्ट इटरेशन में तो था 0 0, चलें जी x और y की जगह 0 0 पुट कर दें, y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आई 2, और यहाँ x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या निकल आई 3। तो ये 2 और 3 जो है ये सेकंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होगा। क्लियर? और अगर आपसे कहे ना थर्ड निकालें, तो आपने इन्हीं इक्वेशंस में, इन्हीं में आपने x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट करना है, जो आंसर निकलेगा वो थर्ड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होगा। वो जो भी निकलेगा उसको फिर दोबारा इन इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो फोर्थ अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होगा। सो तो नहीं गए, जागते रहना। वैसे भी वीयू के लेक्चर जो है ना, इनमें नशा ही ऐसा है। मैं तो 2 मिनट लेक्चर लेता था जो इनके ऑफिशियल लेक्चर से, उसके बाद मुझे नहीं पता होता था कि मैं किधर हूँ। फिर उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल, नींद, सो गए। जागते रहना, आंखें खोली रखें। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट आ गया 0, फिर क्या होगा, सिस्टम के सॉल्यूशंस क्या होंगे? या तो सिस्टम कोई सॉल्यूशन नहीं देगा अगर 0 आ जाए, या फिर इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। याद रखना, दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए देन वैसे तो हम आगे सॉल्व नहीं ना करते, या कोई सॉल्यूशन नहीं होता या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं आप लोग जी। R1 5, R2 9, R3 2, चेक कर लीजिएगा, यही है। अच्छा, एक अगर इसमें वो आपको घुमाना चाहें, थोड़ा सा घुमाना चाहें, तो वो पता क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है ये इक्वेशंस ऊपर नीचे कर दें, ऊपर नीचे कर दें तो फिर R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू आपस में चेंज हो जाएगी। आपने जब भी इसके सॉल्यूशन को देखना है ना, रेजिडल्स देखने हैं, आपने ये देखना है कि ये सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट है कि नहीं है। डायगोनली डोमिनेंट है तो फिर पहली वाली R1 की, दूसरी R2 की और तीसरी R3 की वैल्यू है। अगर डोमिनेंट नहीं है तो इक्वेशंस को ऊपर नीचे करके डोमिनेंट करें और फिर पहली R1, दूसरी R2 और तीसरी R3 की वैल्यू होगी, फिर आप ऑप्शंस में से चेक कर लेना। ओके, नहीं समझ आई? चलो खैर। अच्छा जी, ax इज इक्वल टू बी, तो x किसके बराबर होगा? a इनवर्स b, a इनवर्स b। ये मैट्रिक के क्वेश्चन हैं जो निकाले हुए हैं, ये ऑलरेडी 3x3 वाला ही ऑर्डर बनेगा। ये देखें जी, इनिशियल वेक्टर, हाँ जी बताएं जी, 8 9 7, 8 9 7, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट एन इटरेटिव, डायरेक्ट मेथड कौन सा है? ये अंकल जॉर्डन जो है इनका मेथड। उसके बाद इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी है तो वो एक दूसरे के इन्वर्स भी होते हैं। ए इज इनवर्स ऑफ बी। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं ना, दो मैट्रिसेस हैं जिनका भी प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो, ठीक है, एक का इन्वर्स निकाल लें, दूसरे का इन्वर्स निकाल लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। While using the relaxation method, which of the following is the residual's first iteration on the system this। अच्छा जी, फर्स्ट इटरेशन में रेजिडल्स कौन सी होंगे? एक तो ये 1 है, पता ना कांस्टेंट टर्म्स, और एक क्या है 4। टिन टिन 1 and 4। Gauss Jordan method is similar to Gauss elimination method। जे जी याद रखना, जे जी। और वो ऊपर भी मैंने आपको एक शॉर्टकट देसी तरीका बताया था, मुझे भूल गया, आप लोग याद रखना। अच्छा जी, कह रहा है डिटर्मिनेंट आपका कोई ना कोई निकल आए, ठीक है, कोई ना कोई डिटर्मिनेंट निकल आए तो बताएं सोल्यूशन क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। फिर आगे जाके आप वैल्यूज निकाल लेते हैं जी। इसका दूसरा नाम जो है सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट का मेथड भी है। सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट्स अंडर एलिमिनेशन मेथड वी कंसीडर गॉसियन एलिमिनेशन एंड डैश मेथड। अच्छा जी, एलिमिनेशन मेथड दो ही हैं, एक गॉसियन एलिमिनेशन है और दूसरा जॉर्डन है, ठीक हो गया। और स्पार्स मैट्रिसेस अराइज इन कंप्यूटिंग, ये भी रट्टे मारने वाली चीज़ है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में ही ये मैट्रिसेस चलती हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स ये दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट होते हैं और इटरेटिव होते हैं। आपकी बुक में ये दोनों तो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड्स, इटरेटिव मेथड्स। लीनियर इक्वेशन x plus 1 हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, क्योंकि x plus y आ रहा है, जितनी मर्जी वैल्यूज लगाते जाएं एक की, दूसरी की जितनी मर्जी निकालते जाएं। अच्छा, ये बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपके गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में चलती है, वो जिसमें लोअर ट्राइंगुलर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं तो फिर वो नीचे से x3 की वैल्यू निकालते हैं, वो जो वैल्यू निकलती है ऊपर वाले में पुट करते हैं, वहाँ से फिर x2 की वैल्यू निकल आती है, वो x2 और x3 की वैल्यू उससे ऊपर वाले में पुट करते हैं तो x1 की वैल्यू निकल आती है। इसे कहते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन, नीचे से ऊपर जाना, सो ना जाना। देखो कैसा शेर बन गया है। अच्छा जी, इसमें उसने कहा है dx1। हाँ, अब इनमें से dx1 वाला, 2 वाला, 3 वाला मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, मुझे हल्का सा नज़र आया, मुझे नहीं कंफर्म पता कि ये क्या है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता ना, ये r1 की वैल्यू, ये r2 की और r3 की, और हम ये फार्मूला उस वैल्यू पे लगाते हैं जो वैल्यू इन तीनों में सबसे बड़ी होती है, जो लार्जेस्ट रेसिडल होता है, ठीक। तो इन तीनों में आप देखें, माइनस को इग्नोर रखना है, माइनस को नहीं शामिल करना। ये 13 सबसे बड़ा है तो ये r3 की पोजीशन पे है, तो dx3 बराबर आएगा r3 ओवर a33, जो भी होगा वो यही है। मुझे ये 33 लग रहा था तो मैंने ये लगा दिया। थर्ड रो बतानी है, ये है फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। थर्ड रो में देखिए x जो है नहीं है तो 0 वैल्यू होगी, y -1 होगी, z के साथ 1 है तो ये 1 होगी, और ये है -5। 0 -1 1 और -5, 0 -1 1 एंड -5। ये ऑलरेडी है, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन है। अगर 0 है तो नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये है जी फर्स्ट इटरेशन विल रिड्यूस टू 0। रिलैक्सेशन मेथड में हम लार्जेस्ट रेजिडल में फर्स्ट इटरेशन के लिए हम क्या करते हैं, रिड्यूस टू 0 करते हैं। ये मैंने पीछे से सर्च किया हुआ है, वैसे भी यही होता है। ये है जी, क्या जी, कैन बी रिटर्न एज, x की वैल्यू इसमें से निकालनी है, y की इसमें से निकालनी है और z की इसमें से निकालनी है, ये है, ठीक। ये ऑलरेडी जा चुका है ऊपर, ये भी ऑलरेडी जा चुका है ऊपर। ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स, हाँ देखिए ये ऑलरेडी निकला हुआ है,
असल में इन्वर्स में क्या होता है, ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए, ये सारी आइडेंटिटी है, सिर्फ यहाँ पे माइनस है। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। अब आप इसमें देख लें, ये माइनस और ये प्लस, बाकी सेम एज इट। ये देखें, ये माइनस ये प्लस, बाकी सेम एज इट, यही करेक्ट ऑप्शन है। While solving a system of linear equations by Gauss-Jordan method, after all, if there left also zeros on the main diagonal, ठीक है, अगर जीरो आ जाए मेन डायगोनल में, सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ये आएगा। अच्छा जी, फुल पाइवटिंग, ये तो ऑलरेडी पीछे जा चुका है, लार्जेस्ट आता है। इसी तरह ये है x प्लस वाई। अब देखिए x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, सबके कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं ना, ऑल आर इक्विवेलेंट। उसके बाद आ गया जी, ये कह रहा है जी 0 0 पे नेक्स्ट इटरेशन क्या होगी, 0 0 पुट करें, x की वैल्यू निकालें, y की वैल्यू निकालें, z की निकालें, तो वो आपके पास आ जाएगी, x के लिए आ जाएगा 3/2, क्योंकि ये दो इस तरफ जाके तकसीम हो जाएगा। y के लिए आ जाएगा 2/3, तीन इधर आके तकसीम हो जाएगा, और z 2 ही आएगा, 3/2, 2/3, 2, ये वाला ये है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, फिर ये इन्वर्स की वैल्यू दे देगा। यहाँ क्या आ रहा है, 3/4, तो ये है R1। हम R1 में से R2 को 3/4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो 3/4, 3/4 से कट गया, यहाँ आ गया 0, तो ये वाली ऑप्शन ठीक है। और इसमें याद रखना, ऑपरेशन जिस पे करना हो उसको पहले लिखते हैं, जिस रो पे ऑपरेशन करना हो वो रो पहले लिखी जाती है। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास, ये ऑलरेडी हो चुका है, आप चेक कर लीजिएगा, ये वाली वैल्यू इसका आंसर होगा। बस x की वैल्यू 3 है, इधर आके तकसीम हो गया, y 5 तकसीम हो गया, और z करेगी ये 5 इधर डिवाइड हो गया, देख लेना यही है। अच्छा, इसमें इन्होंने -4/5 लिखा हुआ है, -4/5 नहीं +4/5 आता है, इसलिए मैंने लिख दिया हुआ है। टिन 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 टिन, ये ऑलरेडी जा चुका है। टिन 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 टिन, x2/3, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद इट्स कोएफिशिएंट्स नॉन आइडेंटिटी, ये मैंने चेक किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनती। टिन 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 टिन, ये पता नहीं क्या, मुझे बस इसका पता नहीं चला, या शायद मैंने चेक नहीं किया। चले एक आप लोग चेक कर लेना। न्यूमेरिकल मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन, डायरेक्ट एंड इटरेटिव मेथड्स, ये भी आप पढ़ चुके हैं। Then it means that the method is convergent, ये भी जा चुका है। If the system of equation is inconsistent, मैंने बताया था ना आपको inconsistent, ये ऑलरेडी जा चुका है। अगर consistent होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, inconsistent होगा तो infinite many solutions। डायगोनली डोमिनेंट, अब डायगोनली डोमिनेंट इसको खुद बना लें, आपने यहाँ रख के नीचे ऑप्शन नहीं देखनी, फिर चेक करना है। ये है जी हमारे पास, तो इसको भी हमने चेक कर लिया हुआ है। डायगोनल डोमिनेंट आपने खुद बना के देखना है। ये है, तो क्या है, रिलैक्सेशन मेथड इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम दिस एंड दिस, देन लार्जेस्ट रेजिडुअल इन फर्स्ट इटरेशन विल रिड्यूस टू 0। इसने लार्जेस्ट रेडिजल पूछा नहीं है, अगर सिर्फ कहता ना कि इनमें से लार्जेस्ट रेजिडल क्या है, कौन सा है, तो फिर हम बताते कि ये फॉर्मूला है। अब इन्होंने क्या है कि लार्जेस्ट रेजिडल जो है वो रिड्यूस किस में हो जाता है, 0 में रिड्यूस हो जाता है, उसने रिड्यूस पूछा है। फर्क याद रखना, लार्जेस्ट ये है, रिड्यूस किस में होगा, 0 में, जो भी लार्जेस्ट होगा। उसके बाद ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सॉल्व किया हुआ है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय कंबाइनिंग इट विद, इनवर्स निकालना हो तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, पता ना, एक साइड पे आइडेंटिटी लिखते हैं, एक साइड पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं और फिर हल कर लेते हैं। लो जी, ये हमारा जो क्विज नंबर 1 जो है ये सॉल्व हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका। अगर तो आप लोगों को समझ आई है, मेथड आपको मेरा अच्छा लगता है, तो इस
वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें, उनको शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और ख़ुद भी अगर चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों से भी कहें सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है आप लोगों को मिड टर्म का जो निचोड़ है वो कोई एक आधी वीडियो बना देता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दी है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दी है, और एक आधी वीडियो जो होगी इस मेरी प्लेलिस्ट में से आप इनको देख लेना, तैयारी कर लेना। इंशाल्लाह आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखें।